लेकिन आज जुमे के दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप देखिए गुस्सा सा आ गया। गूंज में आज इसी पर बात करनी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी एक बयान देते हैं। रहमानी साहब कहते हैं, शब्दशः आपको बता देती हूं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब है। अल्पसंख्यकों पर जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। हमारी मस्जिदें निशाना बन रही हैं, हमारे मकानों को बुलडोज किया जा रहा है, मस्जिदों से माइक बंद किए जा रहे हैं और जुल्म के नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष को या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लगता है कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं। ऐसे में मेरा सवाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मोहतरम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जी से है। जनाब, आपके इस बेतुके बयान के पीछे कोई तो ठोस वजूहात होगी ना, कोई तो रीजनिंग, कोई तो एक्सक्यूज। भाई, किसी भी देश में कोई धर्म या जाति खतरे में है, ये कैसे पता चलता है? मैं दर्शकों से भी पूछ रही हूं, कैसे पता चलता है? इसका कोई पैमाना होता होगा ना, आपको पता लग जाए कि नहीं, ये फला लोग बहुत खतरे में हैं, इनके साथ ठीक नहीं हो रहा है। जैसे म्यांमार में खतरे में रोहिंग्या, तो पलायन शुरू हो गया, यहां घुसपैठ होने लगी। हम मानकर चलते हैं कि उनको वहां पर खतरा हुआ, तभी वो अपनी जमीन छोड़कर जा रहे हैं, वरना कौन जाएगा? तो पलायन एक पैमाना हो सकता है। बांग्लादेश, आप देखिए कैसे मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया। ये या फिर इसे मैं बेहतर तरीके से रखना चाहूं कि सबको पसंद आ जाए, तो बहुसंख्यक जब अल्पसंख्यक पर हावी हुए तो पूरे देश में खून खराबा हुआ, याद होगा आपको। हमें समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है। एक के बाद एक तस्वीरें आने लगी। पाकिस्तान में अहमदिया जो होते हैं, शिया और ऐसे बहुत से फिरके, हिंदू, उन सब की आबादी घटी, तो ये एक और पैमाना। अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों पर अत्याचार हुआ तो दोनों धर्म की आबादी घटते घटते विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। तो ये पैमाने हैं। तो यहां ये कोई पैमाना आपको होता हुआ दिख रहा है क्या अध्यक्ष मोहतरम? क्या मुसलमानों की आबादी घटी है? क्या मुसलमान यहां से पलायन कर रहे हैं? क्या मुसलमान के खून खराबे की तस्वीरें पूरे देश में अलग अलग कोनों से आपको दिख रही है, जैसे बांग्लादेश में दिख रही थी हिंदुओं के साथ जब अत्याचार हो रहा था? तो फिर सबसे ठोस तो यह है कि आपकी आबादी घटनी चाहिए। 1951 में भारत में मुस्लिम आबादी 9.8% थी। 2011 में यह बढ़कर होती है 14.23%, 14%। और उसके बाद तो कोई जनगणना हुई नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आबादी लगभग 20% को पार कर चुकी है। यानी आबादी के पैमाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात बिल्कुल झूठ साबित होती है। अब दूसरे पैमाने पर आइए, अगर किसी समाज या धर्म को सरकार या सिस्टम टारगेट करेगी तो क्या होगा? उस समाज या धर्म के लोगों की संख्या हर सरकारी योजना में कम हो जाएगी। भाई, हमको ये लोग ना पसंद है, हम अपनी सरकारी योजना इनके साथ नहीं बांटेंगे, राइट? कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब कागजों में तो दिख जाए लेकिन यूं ना मिले। लेकिन ऐसा है क्या? 31 मार्च 2022 तक देश में 68 लाख मकान पीएम आवास योजना शहरी के तहत बने। कितने? 68 लाख। और मुसलमानों को कितने मिले? 14,13,000। इसका परसेंट कितना हुआ? 20.77%। और देश में मुसलमानों की आबादी इस लिहाज से देखें तो 14.23%। बताइए, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत कुल 21,67,000 लोन बांटे गए। इसमें 4,32,000 जो लोन है वो अल्पसंख्यकों को मिला। यानी कितना परसेंट हुआ? 20%। मुसलमानों पर जुल्म हुआ। 2016 में भारत में कुल 67,215 मुस्लिम सरकारी शिक्षक हुआ करते थे। इसकी संख्या 2021 में बढ़कर
314 हो गई। बीजेपी कार्यकाल में तो मुसलमानों पर अत्याचार अगर हो रहा है तो फिर शिक्षकों की भर्ती ये बढ़ कैसे गई? इनको तो साइड में रखना चाहिए था ना। फिर 2015 और 16 में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले मुसलमानों की संख्या 16,13,710 थी। नोट कर लीजिए इन सारे नंबरों को। 2020 में यह संख्या बढ़कर हो गई 21 लाख के पार। लेकिन कहने को मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है मोदी काल में। 2014 में 1236 में से सिर्फ 38 मुस्लिम छात्र छात्राएं यूपीएससी पास कर पाई थी, लगभग 3% केवल। और 2024 में 1016 सफल छात्र छात्राओं में 51 आर मुस्लिम, यानी बढ़कर संख्या 5% हुई। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, कोई आपको ताली बजाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूं कि ये तो खतरे में जो बता रहे हैं, तो खतरे में तो ये संख्या घटनी चाहिए ना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म हो रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है? मुस्लिम छात्र छात्राओं की संख्या तो घट जानी चाहिए ना, बढ़ कैसे रही है? यानी भारत में मुसलमानों पर अत्याचार की बात अगर मैं इन पैमानों पर देखूं तो कहीं खरी नहीं उतरती। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसा क्यों कह रहा है? मैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछना चाहती हूं कि खतरे में मुसलमान हैं कि खतरे में आप हैं, आप जैसे धर्म के ठेकेदार हैं? क्योंकि खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मैं बात करूं, अपने संगठन की बात करूं, सामाजिक संतुलन की बात करूं, हक की बात करूं, 12 अधिकारी हैं इस संगठन में, एक बुर्का नशी तक नहीं। एग्जीक्यूटिव कमेटी में 46 मेंबर हैं, सिर्फ 4 महिला सदस्य हैं। 142 जनरल मेंबर्स हैं, सिर्फ 28 महिलाएं हैं। कहां गई बराबरी? जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने संगठन में आधी आबादी यानी महिलाओं को हक नहीं दे पा रहा, उसे लगता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के बयान का 5वां वाक्य है, मस्जिदों से माइक बंद किए जा रहे हैं, यह जुल्म है। रहमानी साहब प्लीज, सिर्फ मस्जिदों पर माइक लगाने नहीं, हर धार्मिक स्थान पर माइक पर पाबंदी लगाई गई है। और यह किसी भारतीय जनता पार्टी के सीएम ने या पीएम ने नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2005 को ध्वनि प्रदूषण पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि देश के हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है, जो उसके जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तत्कालीन चीफ जस्टिस आरसी लाहौटी और जस्टिस अशोक भान की खंडपीठ ने यह आदेश दिया था। कोर्ट ने उस समय साफ किया था कि लाउडस्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना भले ही अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के अंतर्गत आता हो, लेकिन यह किसी के जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। यानी मुसलमानों पर यह जो जुल्म सितम की बात हो रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसा कोई तर्क नहीं दे पाया, सिर्फ भ्रम पैदा कर पाया। हकीकत कुछ और है। और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि खतरे में मुसलमान है या खतरे में तुष्टीकरण की सियासत। मैं शुरू कर रही हूं गूंज। हर मसले पर बातचीत करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मत भूलिए कि रोहिंग्या को लेकर इस वक्त ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही है और साथ में ये एक के बाद एक बयान आ रहे हैं वो अलग। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज 16वां दिन है, भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा, सरकार बना ली, लेकिन रोहिंग्या पर जो काम हो रहा है ये भेदभावपूर्ण है या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति है, जैसा विपक्ष आरोप लगाता है? नमस्कार रूबिका जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना विपक्ष का काम है। मैं इस बात से सरासर इनकार करता हूं कि कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है।
कोई भी इन्फिल्ट्रेटर हो जो किसी की मदद लेकर सीमा पार करके अवैध रूप से, चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेश से कोई आए हुए इन्फिल्ट्रेटर्स हो, कोई भी सार्वभौम देश अपनी सार्वभौमिकता की, अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करने के लिए नहीं चाहेगा कि कोई इन्फिल्ट्रेटर वहाँ रहे। जो भी इन्फिल्ट्रेटर आए हैं उनको जाना ही चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू दिन से स्टैंड रहा है। तो आशीष जी, कार्रवाई क्या हो रही है और अब तक क्या कुछ, आप तो गृह मंत्री हैं दिल्ली के, क्या साक्ष्य जो हैं हाथ लगे हैं या क्या इनपुट्स मिले हैं अब तक आपको? नहीं, देखिए रूबिका जी, हम दिल्ली के गृह विभाग की लिमिटेशंस को जानते हैं। दिल्ली के गृह विभाग का काम जो पिछले वर्षों में नहीं हुआ, दिल्ली के गृह विभाग का काम केंद्रीय गृह विभाग के साथ समन्वय कर दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस इसके संदर्भ में समय समय पर जो कार्रवाई कर रही है, उसमें हमारे गृह विभाग की जो भूमिका है, उस कोऑर्डिनेशन को हम उस कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, डीएम कार्यालयों के माध्यम से जो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का हमारा प्रयास है और हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के गृह विभाग की एक लिमिटेड भूमिका है, हम उसको अच्छी तरह समझते हैं। हमारा काम केंद्रीय गृह विभाग के साथ समन्वय को स्थापित करके दिल्ली की जनता को अच्छी कानून व्यवस्था देना है। आज जो हमारा विषय है आशीष सूद जी, आपने सुना भी होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमान अब बहुत इंतहा हो गई है उनके ऊपर अत्याचार की, हद हो गई है, चाहे वो लाउडस्पीकर हो मस्जिदों के या फिर कोई और जगह, वहां पर मुसलमानों को किसी तरह का कोई जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, देश में कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार का भय का वातावरण बनाकर राजनीति करते हैं। मैं ऐसी राजनीति पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, रेखा गुप्ता जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके प्रयास से देश के विकास को आगे ले जाने का काम करती हैं। जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं वो आज तक ये साक्ष्य, मैं अपना वाक्य 2 सेकंड में पूरा करता हूँ, वो आज तक ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए कि देश में किस स्कीम के तहत, किस स्कीम में ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कि ये स्कीम क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ, क्या उज्ज्वला योजना में हुआ, क्या हर घर जल योजना में हुआ, किसी स्कीम में वो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आज तक कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाए हैं। केवल रिटॉरिक्स पर जवाब देने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन आशीष जी, इन्होंने अभी जब ये बयान दिया तो इन्होंने कहा हम कूच करेंगे, ठीक है, शब्दशः वो नहीं था, लेकिन उनके कहने का माने ये था कि हम जो है जंतर मंतर जाएंगे। 12 तारीख को जंतर मंतर, 13 को होली है। आपके पास तो गृह विभाग, 14 को होली है और 13 को वो वहाँ पहुँच रहे हैं, माफ़ी चाहती हूँ। आप तो गृह विभाग को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, पुलिस और प्रशासन, और ऊपर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष की ये चेतावनी कि हम जाएंगे जंतर मंतर, क्या कहेंगे आप? देखिए देश में सबको, डेमोक्रेसी में भी एग्री टू डिसएग्री, सबको अपना विरोध दर्ज करने का अधिकार है, मगर इसको विरोध दर्ज करने के जो तरीके हैं, जो अनुमति है, मुझे मालूम नहीं। उन्होंने घोषणा की है तो उन्होंने कहीं यहाँ की लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी, दिल्ली पुलिस आदि से अनुमति मांगी होगी। अगर कोई अनुमति है तो कानून व्यवस्था के नाते उसको तरीके के साथ करवाया जाएगा, नहीं तो उनसे जो लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी है योग्य बातचीत कर ही रहे होंगे। आशीष जी, देखिए, मैं दोबारा दिल्ली पर लौट कर आ रही हूँ और उसके बाद ये डिबेट मैं शुरू करूँगी। आप भी जानते हैं कि आपको 27 साल के बाद ये सत्ता मिली है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी पर अटैकिंग मोड पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल और पंजाब में उनकी सत्ता, आपको लगता है कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि एकदम खात्मा हो जाएगा आम आदमी पार्टी का, आप कर पाएंगे? देखिए, हम तो डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले हैं। अच्छा विपक्ष रहे, मगर वो विपक्ष अपनी अच्छी भूमिका अदा करे, विपक्ष बचा रहे और वो खड़े रहें, ये उनको अपने कदमों पर खड़े रहकर अपने मुद्दों पर जनता के साथ जुड़ने का काम है। विपक्ष की पार्टियों को चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है।
वो बचेंगे या नहीं बचेंगे वो उनकी पार्टी, उनका इंटरनल सिस्टम और उनका जनता के बीच स्वीकार्यता बताएगी। भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली सरकार के मंत्री होने के नाते मेरा काम उनकी पार्टी को चलाना या उनके लिए स्पेस क्रिएट करना नहीं है। हम तो केवल इतना जानते हैं, दिल्ली की जनता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों बार दोहराया है कि जिसने जिसका जितना लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। अगर दिल्ली की जनता का पैसा लूटा होगा उसे लौटाना पड़ेगा। अब दिल्ली की जनता तो ने उस विक्टिम कार्ड की एक्सपायरी डेट 16 दिन तो 8 हो ही गए फरवरी हैं को सुनिश्चित कर दी है। और मैं जानती हूं कि आप लोग डे 1 से बड़ा वर्किंग मोड में आ गए हैं। मतलब 27 साल बाद जो हासिल हुआ है आपको, आप जानते हैं कि उसको किसी भी कीमत पर हटाना नहीं है, गंवाना नहीं है। तो आप लोग तो डे 1 से काम पर लग गए हैं। डे 1 से आपने वो आयुष्मान योजना वगैरह लागू भी कर दी थी। इन 16 दिनों में आपके पास क्या हकीकत आपने देखी है जिसे देखकर आप चौंक गए ऑन अ पर्सनल लेवल आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को लेकर? देखिए, मैं बड़ा अचंभित हूँ। कई वर्षों बाद दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय में आदरणीय अमित शाह जी ने दिल्ली के गृह विभाग के साथ एक लंबी चर्चा की, समन्वय की बैठक हुई। रूबिका जी, मैं सच में हतप्रभ हूँ। उस बैठक से निकलने के बाद कई घंटों तक मेरे रोंगटे खड़े रहे कि ऐसी पेशाचिक प्रवृत्ति के साथ कोई दिल्ली का प्रशासन कैसे चला सकता है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम लगता है। केंद्रीय गृह विभाग ने सैकड़ों बिंदु ऐसे बताए। केंद्रीय गृह विभाग आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार को दिल्ली पुलिस के माध्यम से अन्य एजेंसियों, भाई ये बस स्टैंड थोड़ा दूर कर दीजिए, ये रोड यहाँ से बंद करके यहाँ से, ऐसे सैकड़ों बिंदु बताए गए। मगर दिल्ली की सरकार ने कभी उन पर काम नहीं करने की कोशिश की। एक मेस क्रिएट रहे। सैकड़ों पॉइंट्स पावर जहां पर वाटर लॉगिंग होती है, दिल्ली की सरकार को बताए गए। दे रिफ्यूज टू शेयर द फर्दर पॉइंट्स। मैं हतप्रभ हूं, कैसे कोई जनप्रतिनिधि, कैसे कोई प्रशासन इतना कैलस रवैया, इतना असंवेदनशील रवैया अपनाए रख सकता है। और जो हमने सीएजी रिपोर्ट में इनके बारे में पढ़ा, मतलब पैरों के नीचे से हर पन्ने पर भ्रष्टाचार की ऐसी इबारत, एक बोतल पर मतलब एक सुनिश्चित मुनाफे को 5% से बढ़ाकर 12% कर देना। एक मोनोपोली, आपके अरबों दर्शकों में लोग व्यापारी होंगे, 5% मुनाफा मिलता है। मगर एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस है जो शराब की दुकान चलाने का बिजनेस जो केवल केंद्र राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार के उससे कोई 100, 200, 300 दुकान करेंगी। आपने 5% से बढ़ाकर मुनाफे को सीधा 12% कर दिया। कल्पना करिए, 536 रुपए की एक बोतल पर 300 रुपए मुनाफा देना। हाँ मंत्री जी, अब वो तो लागू नहीं हुई। अब आपकी सरकार आ गई है। हुई, लेकिन मैं वो तो हाँ, मेरा बस अब एक अंतिम सवाल आशीष जी, और वो सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि बहुत बहुत तबाही मचाई हुई आम आदमी पार्टी ने, तो आप लोगों ने कोई टाइम फ्रेम तो होगा ना, क्या करेंगे? मतलब आप कह रहे हैं गड्ढा खोद दिया है, तो भाई पहले तो गड्ढा भरना पड़ेगा। आपके पास तो 5 ही साल है और आपसे उम्मीदें बहुत सारी हैं दिल्ली की जनता की। कहा है भाई हमने आपको इतने वोट दिए हैं, इतनी सीटें दी हैं, तो सबसे पहले ये बता दीजिए, शुरुआत के 101 दिनों में ऐसा क्या बदलाव देख लेंगे हम दिल्ली में? देखिए, हम उस उम्मीदों का सम्मान करते हैं और हम जानते हैं कि वो हमारा टेस्टिंग समय है। देखिए, सबसे पहले आने वाले समर के इस कालखंड में बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सुचारू रहे। आप जल बोर्ड घाटे में है, दिल्ली की पावर डिस्कॉम्स भयंकर कर्जे में सरकार खजाने को खाली करके छोड़कर गई है। सबसे पहला काम है कि इस गर्मी के मौसम में पानी और बिजली की सुचारू व्यवस्था। मैं रूबिका जी, आप हैरान होंगी, 38,000 करोड़ रुपए के करीब जो जीएसटी कंपनसेशन इस सरकार को मिला, उसको किस प्रकार से बांटकर अबा तबा जाकर खजाने खाली हैं। हजारों करोड़ रुपए का घाटा जल बोर्ड में है। रेगुलेटरी एसेट्स के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज दिल्ली वासियों पर बिजली के विभाग में ये सरकार छोड़ के गई है। मैं आपको बहुत दृढ़ता और पूरी कन्विक्शन के साथ मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, हाँ हम जानते हैं हमारे पास बहुत बड़ा एक उम्मीदों का
माला हमारे गले में डली हुई है और हमें उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन उम्मीदों की गारंटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम इसको पूरा करेंगे। उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। गिव अस सम ब्रीदिंग स्पेस, कुछ समय दीजिए। हम हर विभाग को देखकर कहाँ क्या करना है, मंत्री जी आई एम सॉरी, बहुत जल्दी। मंत्री जी आई एम सॉरी, ब्रीदिंग स्पेस नहीं, आपको इतनी स्पेस दे दी है दिल्ली में, अब नो ब्रीदिंग स्पेस। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। AQI तो अभी भी खराब है साहब, बस वही आपको ठीक करना है, और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आशीष जी मैं दोबारा हम प्रयास करेंगे आप सबकी उम्मीदों पे। बस यही हम भी उम्मीद कर रहे हैं, हम आप सबकी उम्मीदों पे खरा उतर। हमारे लिए प्रभु से दुआएं करिए कि हमें शक्ति दे, और हम नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में इसे पूरा करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आशीष सूद साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली के गृह मंत्री को इस वक्त आप सुन रहे थे, उन्होंने रोहिंग्या से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर AQI से लेकर तमाम बातों पर जवाब दे दिया। लेकिन अब मैं डिबेट शुरू कर रही हूं, सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। याद दिला दूं, डिबेट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से दिए गए बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से जफर इस्लाम साहब, मुफ्ती शमून कासमी साहब चेयरमैन है उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज खान साहब, साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष राशिद शरीफ साहब, और वरिष्ठ अधिवक्ता सुबही खान यहां पर नजर आ रही है। मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूं कि ये पूरा का पूरा पैनल जो इस वक्त है वो खालिस मुसलमानों वाला पैनल है। किसी को कोई एतराज? रमजान का महीना, जुमा, और मानकर चलती हूं कि आप सब ने रोजा रखा होगा, तो बुलंदी से और हक से बात कहिएगा और सच्ची बात कहिएगा। शुरुआत मैं कर रही हूं राशिद शरीफ साहब आपसे। पहला सवाल मेरा यह है, क्या मुसलमान हिंदुस्तान में खतरे में है? नहीं, बिल्कुल खतरे पे नहीं है रूबिका जी, बिल्कुल खतरे में नहीं है। ये सिर्फ जुल्म हो रहा है, खतरा नहीं है, ये जुल्म हो रहा है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब अपनी आंख बंद कर लेना चाहिए था। ये सब देखने के बाद तो हर कोई बोलेगा, ये सब देखने के बाद, जुल्म देखने के बाद, ज्यादती देखने के बाद, हर तरीके से है सो मुसलमानों को पीछे ढक। जुल्म जैसे? बोलिए रूबिका जी। नहीं हजरत, मैं पूछ रही हूँ जैसे मसाजिद के पीछे पड़े हुए हैं आप, मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं आप, हमारी तरक्की के पीछे पड़े हुए हैं आप, हमारी आवाज दबाने के पीछे पड़े हुए हैं आप। हजरत सुनिए ना, मैंने आपको बुलाया आवाज दबाने के लिए थोड़ी बुलाया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जुल्म कैसे, मतलब क्या आप मुझे ठोस सबूत दीजिएगा कि जुल्म हो रहा है, कैसे जुल्म हो रहा है। मेरे पास तो सबूत है कि मुसलमानों की जिंदगी रमजान का महीना है। हाँ रमजान का महीना है, ऑफ कोर्स। तो रोजा रखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप रमजान का महीना है। यहाँ पे सब सच बोलने के लिए बैठे। रमजान का महीना है, सब रोजे में बैठे हुए। रमजान का महीना है, सब रोजे में बैठे। सबका साथ सबका विकास आप ही बता दो। चल सबका साथ सबका विकास आप ही बता दो मेरे को। रूबिका जी रमजान में बैठे, पूरे मुसलमान बैठे पैनल में, बहुत अच्छा है। जबरदस्त पैनल पे बुलाए आप। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के बयान पे जो जंतर मंतर पे जो लोग जाने वाले हैं, और मैं भी चाहूंगा कि जरूर जाए, जरूर जाए जंतर मंतर पे बैठे और बताए पूरी दुनिया को। अरे आपके सर पर सींग थोड़ी है कि जंतर मंतर पर आने से कोई आपको रोकेगा। आप कायदे और कानून में रहकर आइएगा, जंतर मंतर पर आने से कोई। पहली बार पर आपने मुझे कहा रोजे में है, बताइए कि मुसलमान कैसे बेहतर है, सबका साथ सबका विकास कैसे हो रहा है। आपने मुझे ये कहा, अब मैं आपको बताती हूँ, बरोजा बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है? नहीं मैं बता रही हूँ आपको, ये आपके सामने भी चल रहा है। मुझे ये बताइए, अगर मुसलमानों से हिंदुस्तान की बाकी जनता को और सरकार को नफरत होती हजरत, तो ये बताइए कि मुसलमानों को 20% लोन कैसे मिल जाता, और वो भी इधर उधर का बैंक का लोन नहीं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कैसे हो जाता। शिक्षकों की भर्ती में मुसलमान टीचरों की संख्या कैसे बढ़ जाती, मुझे बताइए। और मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दे रही हूं, मैं तो सबूतों के साथ आपके साथ बात कर रही हूं हजरत। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है सर? देखिए, नहीं रूबिका जी आंकड़े मत बताइए आप, ये बताइए मैं जो सवाल कर रहा हूं, सबका साथ सबका विकास किधर है? सबका साथ सबका यही तो सबका साथ सबका विकास होता है। पार्लियामेंट में कितने लोग हमारे बीजेपी की तरफ से जा रहे हैं? बीजेपी को आप जिताएंगे? बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। मैं आप पर
चीखूंगी बीजेपी का जो प्रचार कर मैं रहे आप थे पर आप आम चीखूंगी आदमी नहीं, पर पार्टी मुझे को ये नीचे बताइए, करके हजरत रुकिए ना, बीजेपी मेरी को बात ऊपर सुनिए करके ना, जनाब मेरी बात सुनिए। मुझे ये बताइए, जी। बीजेपी की जी, तरफ बोलिए, से बोलिए। कोई मुसलमान अगर आपके इलाके में आएगा, आप उसे वोट देंगे? खाइए कसम और बोलिए, वोट देंगे आप उसे? क्यों नहीं? अरे मैडम, ये बीजेपी एआईएमआईएम का मसला नहीं है। आप अगर प्रोग्राम लेके आते हैं, आप अगर है तो नहीं भी सुनिए मेरी बात। आज हमारा प्रधानमंत्री कौन है? हमारा प्रधानमंत्री कौन है? अरे तो आपने थोड़ी चुना है, आप तो कहते हैं वोट ही नहीं करते हैं। बीजेपी का ही है ना? नहीं, लॉजिक पर बात कीजिए, लॉजिक कौन बोला मैडम? लॉजिक पर बात कीजिए हजरत, लॉजिक पर बात कीजिए, रुकिए, चीखिए मत, लॉजिक पर बात कीजिए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुसलमान चेहरे आगे क्यों नहीं आते हैं? एक सेकंड फुल स्क्रीन करना, फुल स्क्रीन कीजिए और बाकी सबको दिखाइए। हजरत, रोजे में हो सकता है आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हो, ये क्या लिखा है बताइए? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता, ज के नीचे नुक्ता लगा है, फ पे नुक्ता लगाना भूल गए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और आगे र, जफर इस्लाम, ये कौन है भैया? कौन है जनाब? ये बताइए। आज मुसलमानों का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जफर इस्लाम साहब कौन है भैया आप? देखिए रुबिका जी, मैं जवाब दूं या फिर अभी राशिद साहब से सवाल चल रहा है? नहीं, राशिद साहब रुकिए, मैं आ रही हूँ। बहुत बड़ी बात है, सबसे ज्यादा रमजान में। और ये राशिद साहब, अब आपकी बात हो चुकी है, अब देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं पहले एक मिनट, हाँ मैं इंसाफ की ही बात इनसे पूछ लेती हूँ। जफर साहब, यहाँ पर वो सीधे तौर पर कह रहे हैं हम पर जुल्म हो रहा है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हम मजलूम हैं। देखिए, मैं आपको दो तीन अहम बातें बताता हूँ। ये एक तरह का कहीं ना कहीं प्लान वे में बीजेपी को बदनाम करने का तरीका है। हकीकत तो ये है कि मैं तो खुद मुस्लिम हूँ। अरे मौलाना को ये खामी बिठाइए, रमजान में ये मौलाना को खामी बिठाइए। ये सब आंखा बंद, ये लोगों के आंखा बंद है। एक मिनट जनाब, थोड़ी तहजीब तो रखिए। आपकी बात हो गई, जंतर मंतर पे जाने के, ये इन्हों जाना चाहिए जंतर मंतर पे। क्यों जाएंगे? ये आप लोग एजेंडा चला रहे हैं, वो थोड़ी चला रहे हैं, वो क्यों जाएंगे? क्या इन्हों मुसलमान? एक मिनट खुद तो लीजिए आप, और चीखिए मत ना, रोजे से है, रोजे से इत्मीनान से बात कीजिए। मैं यहाँ पर चीखना चिल्लाना पसंद नहीं करती। मौलाना को पहले डिबेट से हटाइए। मौलाना कौन है? मैं सुनना नहीं चाहूंगा। कौन मौलाना? मुसलमानों के खिलाफ सुनना नहीं चाहूंगा मैं, ये प्लीज। ये कहाँ डिबेट कर रहे हैं? कौन कह रहा है मुसलमानों के खिलाफ? इस तरीके से मौलाना है जो मुसलमान को, इस तरीके से मौलाना है जो है कौम। अरे कौन मौलाना? देख लिए, कौन चैनल देख रहे हैं आप? कहाँ है मौलाना? अरे पूरे लोग, अरे रूबिका जी, पूरे लोग ऐसो बता रहे हैं कि ये हमारे को तकलीफ हो रही। अरे भाई, तुम हमारे को महाकुंभ मेले में बाहर कर देते, कौन तुम बाहर करने वाले? अरे मैं वहाँ महाकुंभ में स्नान करके आई हूँ। सुबह आप गई थी? अच्छा भाई, सुबह खान, अरे भाई सुबह खान भी जाके आई है। और मैं तो फक्र से क्या करूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के गंगा नदी में गई हूँ। लिखा है मैंने कि मुझे नहीं पता था कि जब जाते तो क्या बोलते। मैंने पूछा सामने वाली से क्या करूं, तो उन्होंने कहा जो आपके दिल के सबसे करीब है उसका नाम लीजिए और पहुंच जाइए। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और मैं चली गई। पूरा देश मोहब्बत दे रहा है मुझे, पूरा देश, रमजान आ गए हैं, पूरा देश खजूर पहुंचा रहा है मुझे, और आप कह रहे हैं मुसलमान खतरे में। थोड़ा तो ये नाशुक्री ठीक नहीं है सुबही खान जी। रूबिका, मैं अपनी बात पूरी कर ले। सॉरी जफर साहब, बात पूरी कर ली। नहीं, देखिए मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ लोग जो बिल्कुल सियासी तौर पर खत्म हो चुके हैं, जिनका इदारा बिल्कुल खत्म हो चुका है, मुसलमान भी उसको, उस इदारे को नहीं मानता है, जैसे इस्लामिक पर्सनल लॉ बोर्ड, उस इदारे को अगर उस इदारे से कोई आवाज उठती है तो समझिए वो सिर्फ अपने आप को चमकाने को, अपने आप को मीडिया में कहीं ना कहीं रखने के लिए ये सब कोशिश है। हकीकत तो यह है कि मुस्लिम समाज पहले और भी इस तरह से हर समाज के बीच में कुछ ना कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं, इस तरह की कुछ ना कुछ गलतियां होती होंगी हर समाज के लोगों से, लेकिन तब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, मीडिया का जमाना नहीं था, हर चीज सामने नहीं आती थी। लेकिन मैं आपको आंकड़े बताता हूँ मौलाना साहब, ये सुन लीजिए, आज मुस्लिम समाज सबसे बेहतर हालत में है। आज हमारे यहाँ जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उसमें सबसे ज्यादा जो है ऐसे इलाके में, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर्व करता था मुरादाबाद, वहां पर 85% मुस्लिम समाज के लोगों को किसी एक स्कीम में
85% तक एक स्कीम का बेनिफिशियरी मुस्लिम समाज के लोग हैं। और किसने दिया ये? वहां के मुख्यमंत्री ने खुद से वहां पर जाके सारे जो बेनिफिशियरीज को उसके घर, चाहे घर की चाबी हो चाहे और भी कोई स्कीम का फायदा हो, वो खुद से जाकर दिया उन्होंने। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि लेकिन जिस तरह की चीज आप कर रहे हैं उससे मुस्लिम समाज को आइसोलेट करने का तरीका है। मुस्लिम समाज तो और आइसोलेट होगा। समझना होगा ना, ये किसी और को नहीं समझना होगा। कब तक खेले नहीं कौम कब तक खिलती रहेगी इन राजनीतिक पार्टियों के हाथों में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हाथों में, ये धर्म के ठेकेदारों के हाथों में। 10 सेकंड लूंगा रुबिका जी। अपने मफाद के बारे के लिए वो सोच रहे हैं, लेकिन हम मुस्लिम समाज के लोग अपने मफाद के बारे में नहीं। हमें मेन स्ट्रीम में जुड़ना है। हमें अगर आप बीजेपी के बारे में इतने सारी बातें कहते हैं लेकिन बीजेपी को वोट देने के समय आप भूल जाते हैं। नहीं तो जफर साहब वो काम तो आपको करना होगा ना, वो काम हम कर रहे हैं ना। तो आप लेकिन हो पा रहा है कि नहीं, हो पा रहा है कि नहीं इज अ बिग क्वेश्चन। एक सेकंड बस, सुबही खान ये अब मुझे ये बताइए ना कि ये इन दोनों में से कौन सच है? आप देखिए वो जो एक साहब मुझे यहाँ लिख रहे हैं मुश्ताक अंसारी, वो ये कह रहे हैं ऐसे डिबेट आप करती क्यों हैं? डिबेट जनरेट्स डिबेट। अरे भाई देश लोकतंत्र है, जब कोई शख्स ऐसे डराने लगेगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष कोई छोटी मोटी तो जगह है नहीं। हाँ हम लोग नहीं माने अलग बात है, लेकिन छोटी मोटी ओहदा तो वो है नहीं। सुबह जब वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है, तो आदमी बैठ के क्या करेगा? यही सोचेगा हाँ यार बड़ा आदमी कह रहा है, कुछ तो बात होगी। जी देखिए रूबिका जी, आपने अब से पहले जो स्टेटमेंट बोली थी उसकी जो आखिरी लाइन थी वो बहुत वजनदार थी, उसको मैं रिपीट करना चाहती हूँ। आपने कहा था कि ये नाशुक्रापन ठीक नहीं है। हमें एज अ मुस्लिम कम्युनिटी ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये मानते हैं, चलिए फर्ज कीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर हमें लगता है कि भारत मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो कौन सा देश मुसलमानों के लिए सुरक्षित है? एक पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए। और जैसे रूबिका ने कहा था कि रमजान है, जुमा है, अधिकतर मुसलमानों का रोजा है, आपके दिल से, आपकी रूह से आवाज आ जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। भारत के अलावा कोई मुल्क, कोई देश आपके दिमाग में भी नहीं आएगा जहां आप ये फील कर सकें कि आप पूरे हक के साथ, पूरे अधिकार और पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ रह सकते हैं। ये तो आपकी आत्मा ही आपको जवाब दे देगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि किसी भी इंसान को कंट्रोल करने के लिए रूबिका जी दो ही चीज इस्तेमाल की जाती हैं मानसिक गुलाम बनाने के लिए, या तो डर या फिर लालच। और दुर्भाग्य से मुस्लिम समाज के साथ आज तक यही होता चला आया है। या तो उनको डराया गया है कि आप विक्टिम हैं, आप अल्पसंख्यक हैं, आप सुरक्षित नहीं हैं, जैसे अभी हमने एक मौलाना साहब का स्टेटमेंट सुना, या फिर उनको लालच दिया जाता है, अपीज किया जाता है, उनको गुंडा बदमाश बनाया जाता है, उनके हाथ में हथियार थमा दिए जाते हैं, उनके साथ खून माफ किए जाते हैं। और सभी राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये किया है। क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल की प्रवक्ता नहीं हूं रूबिका जी, तो मैं ये तो नहीं गिनवाऊंगी कि भाजपा सरकार में मुसलमानों के लिए क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे तरस आता है अपनी कौम के ऊपर। मुझे लगता है कि इतने बेवकूफ हैं क्या उनकी आत्मा, उनकी कॉन्शियस इतना मर गई है कि वो सही और गलत में फर्क भी नहीं कर पाते हैं। कोई भी मौलाना आके इस्लाम के नाम पे कुछ भी करके उनको कहीं भी लिया चले जाता है। और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहती हूँ रूबिका जी, कि आज मुस्लिम समाज से लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं, क्योंकि मैं बैठती हूँ, मैं हिंदू समाज में भी बैठती हूँ, मैं मुस्लिम समाज में भी बैठती हूँ। जिन लोगों को आपसे शिकायतें, उनकी शिकायतें सुन तो लीजिए भाई। उनकी शिकायत सिर्फ इतना है कि जब कन्हैया लाल की गर्दन रेत दी जाती है ऑन कैमरा, तो आप एज अ कम्युनिटी सड़कों पे दिखाई क्यों नहीं देते हैं, ये कहने के लिए कि वी कंडेम दिस एक्ट ऑफ वायलेंस। उन लोगों की शिकायत ये है कि जब जैश ए मोहम्मद नाम का आतंकवादी संगठन चलता है हमारे प्यारे रसूल के नाम पर, तब हम जैश ए मोहम्मद को एज अ कम्युनिटी बाहर आके कंडेम क्यों नहीं करते हैं। उन लोगों की शिकायतें हैं कि जब इस्लाम के नाम पर रेडिकलाइजेशन होता है, हमारे बच्चों को अलगाववादी, कट्टरवादी, आतंकवादी बनाया जाता है, तो हम क्यों नहीं बाहर आके बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, दिस इज नॉट व्हाट माय रिलीजन रिप्रेजेंट्स। हमारे प्यारे रसूल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं सिखा कर गए थे हमें। जब हमारी छोटी छोटी बच्चियों को शरिया के नाम पे 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करके पॉक्सो एक्ट का वायलेशन किया जाता है, बच्चियों के साथ रेप किया जाता है, तब हमारे दिल का मुसलमान कहां जाता है? तब हमें क्यों नहीं लगता कि ये हमारी बच्चियां हैं? ये आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी और एमएम का मसला नहीं है। ये मसला है कि कम्युनिटी के कुछ मुद्दे हैं जो हमें बैठ के सोचने पड़ेंगे। ऑलराइट, पर सुबह ही मामला तो वहीं पर आकर रह जाता है ना, इसको आइडियोलॉजी से जोड़ दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुफ्ती कासमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए, ये कब तक वोट बैंक की पॉलिटिक्स डॉक्टर अजीज खान चलती रहेगी? सच में मुसलमान खतरे में है?
और खतरे में है, तो मुझे एक फैमिली बता दीजिए जिसने पलायन कर दिया हो हिंदुस्तान से। अजीज भाई। देखिए रूबिका जी, मैं लगातार चीजों को सुन रहा हूँ बड़ी गंभीरता से, और बहुत सारी फहरिस्त आपने भी गिनाई और जफर भाई ने भी गिनाया कि मुसलमानों को आज फला फला चीजों में शेयर मिल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये बात पहले नारा घोषित कर दिया, सबका साथ सबका विकास। देखिए एक बात तो पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये संविधान ने हक दिया है, उसमें आप बाइफरकेशन नहीं कर सकते किसी भी शख्स के साथ। एक बात। दूसरी बात, यहाँ लड़ाई इस बात की नहीं है, जो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने जो जिक्र किया है इस मुद्दे का, देखिए लड़ाई वकार की है, लड़ाई जमीर की है। आज जो हालात है इस मुल्क में, ये डराने का प्रयास किया जा रहा है, एक खास कम्युनिटी को डराया जा रहा है। कैसे? नहीं, ये सच है, एक खास कम्युनिटी को डरा। उन्होंने जो जिक्र किया, और बात रही जंतर मंतर पे, अगर जंतर मंतर पर अगर धरना प्रदर्शन की बात हो रही है और जाने की बात हो रही है, तो संविधान ने हक दिया है कि शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात को रखा जाए। और अगर कोई संतुष्ट नहीं है, अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ, तो मैं पूछ रही हूँ ना आपको, कैसे लगता है आपको? वकार, जमीर, बड़े बड़े शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। मुझे ये बताइए ना, कैसे, क्या 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 धमकाने की कोशिश की गई है मुसलमानों को? क्या ऐसा कर दिया है कि आपको लग रहा है कि मुसलमानों को कोने में धकेल दिया? मुझे बताइए ना, क्या एक लाइन बताइए मुझे। मैं आ रहा हूँ। आप जो मुसलमानों का, मुस्लिम कम्युनिटी का जो धार्मिक स्थल है, उनके तमाम ऐसी चीजें हैं जो उनके वकार और जमीन की लड़ाई से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उस पर बहुत सारी जगह है। मैं क्या नाम बताऊं? क्या आपको डिबेट करती है रोज, आपको पता है क्या? मेरी बात सुनिए, धार्मिक स्थलों को टारगेट करना, धार्मिक स्थलों को वो टारगेट नहीं कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों को आपके मुगलों ने टारगेट किया है। नहीं, मुगलों ने, देखिए मुगल मेरे आइडियल नहीं है। हाँ, मुगल आपके आइडियल नहीं है, तो मुगल अगर कुछ गलत काम करके गए हैं तो आप उसे दुरुस्त करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे ये नहीं, पहले मुझे ये बताइए। मुझे बोलने दे। नहीं अजीज भाई, मैं नहीं बोलने दूंगी। मेरी जगह, अरे आपकी जगह कैसे हो गई? वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी नाम क्यों है उस मस्जिद का? वहां पे तो मंदिर है ना प्रभु, और उस मंदिर पर अगर आके किसी आक्रांता ने मस्जिद बना दी, आप लोगों को आए जुम्मा इतने वर्ष हुए हैं, इतने 100 साल हुए हैं, और आप किसी के मंदिर पर चढ़ाई कर देंगे और आप कहेंगे हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अरे वो उसका मंदिर है भाई, आपको जाना, आप जाइए ना मक्का, मस्जिद बना के नमाज पढ़नी है, कहीं और पढ़िए ना अजीज भाई। और आपको इस्लाम अगर पता है तो आप क्या देवी देवता जहां पर हैं, जहां पर पूजा अर्चना होती है, वहां पर नमाज कबूल हो जाएगी आप लोगों की? बताइए। अब मुझे बोलने दे। देखिए सबसे पहली बात, इस्लाम धर्म इसके खिलाफ है। वो किसी भी दूसरे धार्मिक स्थल पे वो कतई नुकसान पहुंचाना उसके लिए कहीं ना कहीं हराम है। तो फिर दूसरी बात, यहाँ सुनिए ना, मेरी बात सुन ले, आप मुझे कंप्लीट करने दे। देखिए बात क्या है, जो उन्होंने उनके दिल की आवाज क्या रही कि आज मुस्लिम कम्युनिटी टारगेट किया जा रहा है। अरे अल्लाह, मेरे भाई मुझे बताइए ना, टारगेट कैसे किया जा रहा है? सुनिए ना, उन लोगों को मुगलों ने टारगेट किया, हाँ अजीज भाई, और वो अपनी 3-4 चीजें मांग रहे हैं। वो कहां जाए? मैं बार बार ये बात आपसे पूछती हूँ, वो कहां जाए अपनी पूजा अर्चना करने के लिए? कुछ बड़े मंदिर हैं, है ना, उन मंदिरों को आप मोहब्बत में उनको दे दीजिए ना। और क्या आप क्या आके गर्दन पकड़ रहे हैं? कोर्ट जा रहे हैं ना वो लोग, देखिए कोर्ट जा रहे हैं ना अजीज भाई, वो आकर आपका गर्दन रेत रहे हैं, वो कन्हैया लाल की गर्दन रेत लिया अल्लाह अकबर कहकर। वैसे देखिए हर धर्म की इज्जत होनी चाहिए, धर्म आस्था का विषय है, किसी धर्म पर ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो। तो आपने मौलाना शमून कासमी साहब, अजीज भाई बस एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड अजीज भाई, बस एक सेकंड अजीज भाई, और अजीज भाई प्लीज आपसे नहीं, सुनिए अजीज भाई, मैं आपसे परमिशन लेकर कासमी साहब के पास जा रही हूँ, ठीक है? कासमी साहब मुझे ये बताइए ना, ये जो बड़े बड़े मंदिर हैं जो हजारों वर्षों से यहाँ पर रहे हैं, वहाँ पर आक्रांताओं ने आकर मस्जिद बना दी। अब उस मस्जिद को कोर्ट के जरिए अगर जाकर हल करने की कोशिश की जा रही है, तो कह रहे हैं कि हमारे मस्जिदों पर निशाना साधा जा रहा है। रूबिका जी, मैं पहले तो जो आपने अभी खालिद सैफुल्लाह और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर के बारे में जो बात कही, और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या ज़िक्र करता हूँ कि वो ईसाइयों के जिस वक्त वो खलीफा थे, उस वक्त ईसाई एक प्रोग्राम में गए
और जाने के बाद वहाँ के ईसाइयों के जो लीडर्स थे उन्होंने कहा नमाज का वक्त हो गया, आप नमाज यहीं पढ़ लें। तो उन्होंने वहाँ नमाज पढ़ने से इनकार किया और कहा कि देखो कल आने वाले दिनों में लोग ये दावा करेंगे कि हाँ मुसलमानों के खलीफा ने नमाज पढ़ी है, तो उनकी दूरंदेशी देखिए कितनी दूरंदेशी थी। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया उनकी इज्जत करती है, सारी दुनिया उन्हें हीरो मानती है और हमारे हीरो भी वही हैं, और उन्होंने अपने ज़माने के अंदर कोई किसी की दिल आज़ारी नहीं की। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो 1947 के बाद से 60 साल कांग्रेस ने यहाँ सरकार चलाई और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम जमातें उनके पीछे खड़ी हो गई और इन्होंने उनकी मीडिएटिंगशिप की और मुसलमानों को की ठेकेदारी की। आज इन्होंने 60 साल के अंदर मुझे कौन सा ऐसा एक बात बता दीजिए, क्या मुसलमान खतरे में हिंदुस्तान में? मैं 1 मिनट वही कह रहा हूँ, अब वही आ रहा हूँ। कौन सा एक ऐसा इदारा है जो निष्पक्ष तौर से इस्लामिक तौर से वो रन कर रहा हो? इन्होंने बीजेपी का नाम लेकर के, आरएसएस का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया, भयभीत किया और 60 साल कार्यकाल रहा कांग्रेस। देखिए ये डर जो सुबह ही कह रही है ना सर, उसी से बाहर आना है और दिमाग का इस्तेमाल करना है। ये नाक से सोचेंगे ना तो सब चीज़ ईगो में रहेगी, दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचेंगे और इन आंकड़ों को देखेंगे ना तो कुछ और तस्वीर नजर आएगी। बाकी लोकतंत्र है, जिसको जंतर मंतर जाना है जाए, लेकिन दिल से ज़रूर पूछे ये बात कि अगर जुल्म हुआ है तो वो कौन सा जुल्म हुआ है, बताएं तो सही। कोई बता नहीं पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18।